बहुत ज़्यादा एनेमिक होगा ये पर्सन, ठीक है। एनेमिक ये भी होगा पर बहुत ज़्यादा ये होगा एनेमिक, ठीक है। प्लस क्या है यहाँ पे, शेप में भी चेंज, प्लस शेप डिसऑर्डर भी है ये आरबीसी का, है ना। अब चाहे तुम डिलीट करके शेप चेंज कर दो, चाहे इसको इसके स्ट्रक्चर में चेंज करके क्या कहते हैं, चेन, हीमोग्लोबिन के चेन को चेंज कर दो, तो आपके आरबीसी में भी शेप के चेंजेस को देख सकते हैं आप, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सबसे पहला कौन सा है बेटा, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्या मतलब है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है बेटा वो एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोजोमल रिसेसिव से क्या मतलब हुआ, ऑटोजोमल मतलब कि ये कोई भी सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रेवल नहीं कर रही, ये बीमारी जो है वो आपके बचे हुए 22 क्रोमोसोम्स पेयर जो है, ठीक है, बचे हुए 22 क्रोमोसोम्स है ना, उससे रिलेटेड है, ठीक है। प्लस वन पेयर है ना, जो कि आपका कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है जो आपका, ठीक है, ठीक। तो क्या कहते हैं, इस पेयर को छोड़ के जो बाकी के बचे हुए क्रोमोसोम्स हैं यानी उसकी डिजीज है बेटा ये ऑटोजोमल, इसीलिए उसका नाम ऑटोजोमल है। और रिसेसिव का क्या मतलब हो गया कि इसके लिए जो जीन्स हैं, जो इसका एलील है वो कैसा है, रिसेसिव टाइप का है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ क्लोराइड आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल्स। क्या मतलब हुआ, हमारी जितनी भी सेल्स है बेटा हमारी बॉडी में, हर जगह जहाँ पे भी सेल्स हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, उसके सराउंडिंग में फ्लूइड प्रेजेंट है। और उन फ्लूइड के अंदर आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है, सोडियम आयन प्रेजेंट है, पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, तो वैसे ही क्लोराइड आयन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो क्लोराइड आयन है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिटवीन क्या कहते हैं, सेल टू सेल, या फिर क्या कह सकते हो सेल से टिश्यू फ्लूइड में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रोटीन्स, है ना। हमने पंप पढ़े, प्रोटीन पंप्स वगैरह पढ़े ना, तो वैसे ही तो ये प्रोटीन्स चाहिए वो जो क्या कर सके, जो क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करा सके जहां भी रिक्वायर्ड हो। बट हमारे में सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से क्या होता है कि ये फंक्शन लॉस हो जाता है किसी भी सेल सरफेस से बेटा, यानी कि जो प्रोटीन बननी थी जो क्लोराइड को इधर उधर ट्रांसफर कराती है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्लोराइड का, है ना। आपको डिहाइड्रेशन होता है तो फटाफट क्या कराते हैं, नींबू पानी वगैरह पीते हो ना, ओआरएस पीते हो, तो उसमें क्या है, सॉल्ट्स ही तो, यानी सॉल्ट्स कितनी जरूरी चीज है ना। तो सॉल्ट्स अगर इधर उधर हो गई बॉडी में तो बॉडी का सारा बैलेंस, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। उसे किस तरीके से वर्क करना है ये चीजें जो है मतलब अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाएंगी। तो देखो क्या क्या होता है, हाई लेवल ऑफ स्वेट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। स्वेट जो भी बनेगा उसमें क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बेटा ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा होने की वजह से ये कैसे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब जिस पर्सन को ये बीमारी है उसका स्वेट बहुत ज़्यादा सॉल्टी होगा, ठीक है। पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, लंग्स रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है, क्योंकि आप अगर रिकॉल कर सको अपने क्लास 11th के जो चैप्टर था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन का, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, क्लोराइड की हेल्प से ही क्या होता है, एक्सचेंज करा जाता है गैसेस का। तो अगर ये चीज नहीं है तो क्या तब भी क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट है सिरोसिस ऑफ लीवर। सिरोसिस ऑफ लीवर का क्या मतलब हो गया, फैटी लिवर, है ना। फैटी लिवर क्या मतलब हुआ, फैटी जो लिवर है आपका उसमें भी देखो टिश्यू फ्लूइड अगर सही से वेल मेंटेन नहीं है, उसकी ऑस्मोलैरिटी आपकी मेंटेन नहीं है। ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी मतलब होता है जो कंसंट्रेशन चाहिए हमें फ्लूइड की अगर वो प्रेजेंट नहीं है, क्लोराइड आयन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, दिक्कत आएगी, ठीक है। या तो सेल अपना क्या कर देगी, वाटर लूज कर देगी, या फिर वाटर का बहुत ज्यादा इनटेक कर लेगी। तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, जब सेल में दिक्कत आएगी तो टिश्यू में दिक्कत आएगी, टिश्यू में दिक्कत आएगी तो फिर आपके क्या कहते हैं ऑर्गन में भी क्या होगी,
दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब जो आपका लिवर है उसको भी हार्म पहुंचता है बेटा। तो लिवर का नॉर्मल फंक्शन जो है क्या है, फैट को एब्जॉर्ब करने का, फैट को डाइजेस्ट करने का। तो फैट का डाइजेशन सही नहीं होता तो फैट पे जो है वो लिवर पे ही एक्युमुलेट होने लगता है, जिसे क्या बोलते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर या लिवर फेलियर भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज पेनक्रिएटिक माल फंक्शन। ठीक है, जहां भी जो भी टिश्यू है ना, सब ऑर्गन क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, जो भी ऑस्मोलैरिटी को कहीं ना कहीं मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पेनक्रिएटिक फंक्शंस भी देखने को मिलेगा। माल डाइजेशन ऑफ फूड विद हाई फैट कंटेंट इन स्टूल। ठीक है, तो मेल डाइजेशन किस में मिलेगा, मेल डाइजेशन दिखेगा फूड में जिसमें क्या होगा, फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा बेटा। क्यों बढ़ जाएगा फैट का कंटेंट, ऑफ कोर्स वही चीज कि फैट को अब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए भाई, ये क्लोराइड आयन की मूवमेंट चाहिए हमें, मतलब अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, बट वो हो नहीं रही है। तो इस वजह से जो फैट है वो कहाँ चला जा रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो स्टूल में पास ऑन होगा, और स्टूल में पास ऑन होगा तो क्या क्या देगा, इस ऐसा स्टूल वो पर्सन का होगा जिसमें बहुत ज़्यादा फैट कंटेंट हो। ठीक है, ऑयली जैसा कंटेंट आएगा, इसको बोलते हैं बेटा स्टेटोरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को, इस सिम्टम को स्टेटोरिया भी बोलते हैं। ठीक है, यानी उसको कहीं ना कहीं खाना, अब देखो जिस पर्सन को फैट भी नहीं स्टोर हो रहा, और क्या कहते हैं इसमें और देखा रखा है कि मतलब पैनक्रियाटिक फंक्शन भी नहीं है, तो सोचो उसका पूरा डाइजेशन कितना ज्यादा डिस्टर्ब होगा, है ना। तो डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से उसको क्या होगा, उसको क्या होगा कि वो जितने विटामिन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो प्रॉपर बॉडी को मिलेंगे नहीं। तो ये पर्सन कैसा हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, क्या कि वो जो बच्चा है या हाँ बच्चा ही जो है वो कैसा होगा, पतला दुबला सा दिखेगा तुमको, है ना। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो ये क्या ध्यान रखना है बेटा इसमें, कि एक तो सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी बीमारी है ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब तुम्हें जैसे कि ऑप्शन दे देगा चार, कि टर्नर सिंड्रोम है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और तुम्हारा क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो क्या कहते हैं तुम्हारा मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है आपका, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये सब क्या है एक्चुअली, ये सारे क्या है बेटा, कैरेक्टर्स है। ठीक है, कैरेक्टर्स है, ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन बना पा रहे हैं, कुछ करेक्टर्स बना पा रहे हैं। ठीक है, अब उन्हीं के सही ना होने पे या उनके खराब होने पे, उन जीन के जिसके वजह से ये दिक्कत आ रही, तो जीन के ही टर्म पे बात कर रहे हैं, इसलिए ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। वहां हम पूरे क्रोमोजोम की बात कर रहे थे कि भाई क्रोमोजोम का जो सेट है वो पूरा है कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं, उसमें मतलब 23 पेयर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, उनमें से एक भी ज्यादा या कम होता है तो दिक्कत हो रही है, या उसमें से क्या कहते हैं ठीक है, और उसमें से हमने वैसे तो ज्यादा कम का ही प्रेजेंस एब्सेंस ही देखा ज्यादातर, है ना, या पूरा का पूरा सेट ही डबल ट्रिपल हो जाए तो वो चीज अलग है ना। तो ये चीज हमने क्या देखी कि इसमें क्या देख रहे हैं हम, कि जो भी जीन्स है उसके बारे में स्टडी करना है। अब हीमोफीलिया, तो यानी तुम्हें ये चीज समझ में आएगी कि जो भी अब हम ये बीमारियां पढ़ेंगे, यानी हम एक करेक्टर के साथ कुछ समझेंगे, है ना। तो इसका क्या करेक्टर था, इसका करेक्टर था भाई फैट, जो क्लोराइड आयन है उसका ट्रांसपोर्ट करना है उसे सेल में। ठीक है, तो वो खराब होने की वजह से क्या हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया। ऐसे ही हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है बेटा, लैक ऑफ ब्लड कोगुलेंट हमारे ब्लड में, है ना। प्लेटलेट्स वगैरह पढ़ा, 3 टाइप की सेल्स होती है, आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का तुम्हें हर सबका फंक्शन पता है, आरबीसी का भाई ट्रांसपोर्ट करेगी गैसेस का, डब्ल्यूबीसी का काम है डिफेंस का, और क्या कहते हैं आपका जो क्या कहते हैं प्लेटलेट्स है उनका काम होता है बेटा किस चीज का, उनका काम होता है क्लॉट बनाने का। प्लस उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स चाहिए होते हैं बॉडी में, है ना। तुमने कास्केड सिस्टम पढ़ा होगा, रिकॉल कर सको किसमें, अपने क्लास 11 में ब्लड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में। तो तुमने देखा था ना कि कौन कौन से फैक्टर, 11 फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से क्या होता है, कोगुलेशन पॉसिबल हो सकता है, जिसमें कि विटामिन के था, कैल्शियम आयन थे, है ना, फाइब्रोनोजन था, ये सारी प्रोथॉम्बिन था, थॉम्बिन था। तो ये सारी चीजें जो थी वो क्या थे बेटा, वो फैक्टर्स थे। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे इसमें, डिफेक्टिव हो जाएंगे, जिसके वजह से ये पर्सन को क्या होगा, ये पर्सन का क्लॉट नहीं बन पाएगा। अब जहां क्लॉट नहीं बना तो उसकी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। मान लीजिए कि एक नॉर्मल इंसान है, उसको चोट लगती है, कट लगता है, और वो क्या हो जाता है,
थोड़े दिन बाद अपने आप हील हो जाता है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा और उसको इतना ब्लड लॉस नहीं झेलना पड़ेगा, है ना। क्लॉटिंग क्या है, क्लॉटिंग का मेन मकसद है कि ब्लड लॉस कम कर सकें, ठीक है। बट ये जो पर्सन होगा इसको हल्का सा भी कट लगेगा ना, तो इसको क्या दिक्कत हो जाएगी कि जरा सा भी कट लगा, बहुत मतलब खून की बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि इसको खून की कमी रहेगी, है ना, एनीमिया रहेगा इसको, ठीक है। प्लस क्या हो सकता है इसको कि भाई मान लीजिए कोई मेजर इंजरी हुई, और मेजर इंजरी में जैसे कि आपने देखा है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए, आरटीए में क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, या कोई भी एक्सीडेंटल इंजरीज जो होंगी उसके वजह से इसको बहुत ज्यादा ब्लड लॉस, मतलब इसको बचाना बड़ा मुश्किल होगा इस तरीके के पेशेंट को, है ना। तो ये जो बीमारी है ये किसके लिए है, ये जो है आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स में, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स डिसऑर्डर होता है ये बेटा, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, अभी आपके इसमें नहीं बताया हुआ, आगे जा पढ़ोगे, है ना, आगे और स्टडी करोगे तब आपको आइडिया लगेगा कि कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से ये बीमारी होती है, या कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो खराब हो जाता है, ठीक है। और देखा गया कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं ये हमारे एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, किस पे प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसका अगर रिसेसिव जीन आता है, इसका अगर रिसेसिव जीन आता है तो इसके वजह से ये बीमारी एक्सप्रेस हो सकती है ना। तो ये कैसी हुई, एक्स लिंक्ड, कैसी है बेटा, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है। ये आपको एक हीमोफीलिया का नॉर्मल कंपैरिजन बताया कि एक हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी ह्यूमन में नॉर्मल क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अच्छा देखो, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ना, तो मैं अभी बता देती हूँ। क्लॉटिंग फैक्टर्स या जो हमारा कास्केट सिस्टम होता है ये पूरा, ये ऐसा नहीं कि चोट लगे तो ही काम करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी पूरे टाइम क्या करना है, इंटैक्ट रखना है, उनके अंदर की जो सरफेस है उसको मेंटेन रखने का भी काम क्लॉटिंग फैक्टर्स का ही होता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्योंकि आप खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, उससे भी हार्म पहुंचता है ब्लड वेसल्स को, तो क्या है, ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट के वजह से भी जो भी इंजरीज भी पैदा होती है ना, तो परमानेंटली ये आपका क्लॉटिंग सिस्टम जो है वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो, नॉर्मली अगर एक नॉर्मल ब्लड वेसल देख रहे हो, इसके अंदर का सरफेस आप देख सकते हो, ठीक है, ये अंदर का सरफेस नॉर्मल है, ठीक है। क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई, कोई इंजरी हुई या इंटरनल हार्म हुआ बॉडी को, है ना, और क्या हुआ, ये देखो ये ब्रेक हो गई, ठीक है, ये ब्रेक हुई तो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा ब्लड इसमें से, है ना। एंडोथीलियम अगर ब्लड वेसल की फट जाएगी तो क्या होगा, ब्लड निकलेगा और वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे क्लॉट बना लेती, ठीक है, ये क्लॉट दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा और वो हील हो जाएगा, है ना, थोड़े टाइम बाद हील हो जाएगा। बट इस पर्सन में क्या हो रहा है, जो कि हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक पर्सन में देखने को मिल रहा है कि ये जो इसके इंटरनल ब्लड वेसल है वो एक बार ब्रेक हुई, पर उसको क्लॉट नहीं कर पाएगा वो, और उसको क्लॉट नहीं कर पाएगा तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ना। क्या हो सकती है बेटा, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, उसे पता नहीं चलेगा, फिर कभी उसके स्टूल में पास होगा या उसके कफ जब करेगा वो तब दिखाई देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हीमोफीलिया के पेशेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। ठीक है। तो ये क्रॉनिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, और ये कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यही क्वेश्चन आएंगे इस पे, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोनुरिया। फिनाइल कीटोनुरिया क्या होता है बेटा, फिनाइल कीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। कैसा है बेटा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, सेम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। इसका क्या होता है कि हमारे पास इस रिसेसिव जीन आने की वजह से, मान लीजिए मैं फिनाइल कीटोनुरिया का रिसेसिव जीन स्मॉल पी बना रही हूँ, तो जब ये क्या होगा, होमोलोगस वे में प्रेजेंट होगा किसी पर्सन में, तो क्या होगा, उसके पास जो जीन होना चाहिए था जो कि क्या बनाता, फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज, है ना, कौन सा एंजाइम बनाता वो जीन एंजाइम बनाता फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये जीन उसमें नहीं होगा, है ना, क्या है, उसकी डेफिशिएंसी है, उस जीन की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, है ना। फिनाइलएलनिन है क्या, तुम्हें ये भी तो पता, फिनाइलएलनिन बेटा क्या है आपका, अमीनो एसिड है ना। हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जिसके वजह से क्या बनेंगी, प्रोटीन बनेंगी, और
मैं बार बार प्रोटीन इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि प्रोटीन ही ऐसा होता है जिसके वजह से चाहे आपके क्या कहते हैं हार्मोन्स बनने हैं, चाहे आपके एंजाइम्स बनने हैं, चाहे आपकी सेल मेम्ब्रेन बननी है, कुछ भी जो भी फंक्शन हो रहा होता है वो प्रोटीन्स के बेसिस पे ही होता है। तुम ऐसे याद रखो कि डाइट में हम कहते थे ना प्रोटीन ऐड करो, प्रोटीन ऐड करो, तो इसी वजह से, ताकि ये अमीनो एसिड मिलते रहे, तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती रहे। ठीक है। लीड्स टू, बाकी तो आपका कार्ब्स हो गया, फैट्स हो गया, ये सब का काम बस क्या है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का है। बाकी लेकिन बॉडी में कितने सारे केमिकल्स, बायोकेमिकल्स बन रहे हैं, तो वो बायोकेमिकल्स केवल केवल प्रोटीन्स की हेल्प से बनते हैं। तो उसमें से सोचो एक एमिनो एसिड के लिए एक एंजाइम हमारा खराब हो गया जो इसको आगे फर्दर क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था प्रोसेस करने में, वो खत्म हो गया, जिसके वजह से देखो क्या होता है फिनाइलकेटोन्यूरिया में। ये आपने जो भी खाना खाया या फिर आपका जो टिश्यू ब्रेक होता है, मसल्स वगैरह एक्सरसाइज करते वक्त ब्रेक होती है ना, तो वो सब अगर ब्रेक होती है तो उसमें से रिलीज होता है फिनाइल फिनाइल जो होता है उससे क्या होता है, ये एंजाइम को यूज करके, फिनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज को यूज करके वो क्या बनाता है, ट्रायोसिन। ठीक है। तो ट्रायोसिन बनता, और ट्रायोसिन का काम होता है ऑक्सीडेशन का, है ना, कितना जरूरी है मेटाबॉलिज्म में, रेस्पिरेशन के दौरान। प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है प्रोटीन बनाने का आगे। और ठीक है, कैचुअलमेंट्स, कैचुअलमेंट्स हो गए आपके, क्या कहते हैं, कैटेकोलमेंट्स हो गए आपके वो, सॉरी कैचुअलमेंट्स बोल रही हूँ, कैटेकोलमेंट्स हो गए आपके बेटा हॉर्मोन्स। ठीक है। ये हॉर्मोन्स हो गए, थायरोक्सिन हो गया और मेलेनिन, देखो मैंने कहा ना हार्मोन बनाने का भी काम है। तो ये सारी चीजों में क्या होगा, क्योंकि अब ये प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये बेटा अब प्रेजेंट नहीं है, तो इसके वजह से ये सारी चीज तो नहीं बनेंगी। अब ये सब नहीं बनेंगी, सोचो आपका मेलेनिन पिगमेंटेशन के लिए होता है, पिगमेंटेशन नहीं होगा, थायरोक्सिन तो कितना ही इंपॉर्टेंट है पूरे मतलब बॉडी का, आपका जो थर्मल रेगुलेशन है ना, और क्या कहते हैं भूख प्यास, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगी बॉडी का। एक जो नॉर्मल एनवायरनमेंट मेंटेन करने का काम होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन का होता है। अगर वही रिलीज नहीं हो पाया तो क्या होगा, दिक्कत आएगी बेटा, सारी रिलेटेड है ना। इसको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है इस पेशेंट को। दूसरा क्या देखोगे कि ये जो आपका फिनाइल पायरुवेट है, अब क्योंकि ये नहीं बन पा रहा है, तो जब ये नहीं बन पा रहा है तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा फिनाइल। अब ये फिनाइल का क्या करती है बॉडी, इसको चेंज करती है फिनाइल पायरुवेट में। ठीक है। अब ये जो फिनाइल पायरुवेट है फिनाइल एसिटेट और फिनाइल लैक्टेट में चेंज हो जाता है, जो कि ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं बॉडी के लिए। बॉडी इनको क्या नहीं कर पाती है, इनको अदर मेटाबॉलाइज मतलब इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं कि आगे इसका करना क्या है, ये बन गया लेकिन अब इसका क्या करेगी, नहीं कर पाएगी, कुछ तो इकट्ठा होने लगेंगे। और इकट्ठा होने की वजह से इस पेशेंट को कितनी सारी दिक्कत होती है, इसको किडनी के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इसके ब्रेन में अगर ये क्या कहते हैं केमिकल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है फिनाइल पायरुवेट के वो जमा हो गए, तो वो भी उससे क्या होगा, देखो मेंटल रिटार्डेशन होने लगती है। ठीक है। क्या होने लगेगा, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है फिनाइल क्या कहते हैं तुम्हारे लैक्टेट हो गया या फिनाइल उसका क्या कहते हैं एसिटेट का। तो ये दोनों ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं बेटा, ब्रेन में डिपॉजिट होता है तो जो आपके न्यूरॉन्स है उनको फंक्शन नहीं करने देते तमीज से, और फिर क्या होता है वो पर्सन मेंटली रिटार्डेड हो जाता है। इवन ये कहाँ और एक्यूमुलेट होंगे, किडनी में भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और किडनी को भी फिल्टर करने नहीं देते हैं। ठीक है। तो कितनी खतरनाक बीमारी है ना, जानलेवा ही है ये बिल्कुल एकदम। लीड्स टू डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ हेयर, है ना। तो ऐसे इंसान जिनके बालों का क्या होता है, पिगमेंटेशन, जो ब्लैक हेयर होने चाहिए वो ब्लैक पूरे नहीं हो पाते क्योंकि मेलेनिन नहीं सिक्रीट हो रहा था। तो मेलेनिन नहीं सिक्रीट होता, उनके मतलब केवल हेयर्स कहीं के भी, मतलब सर के हैं, उनके हाथ पैरों के हैं, वो सब में क्या होगा, डिक्रीज पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी बेटा, जिसके वजह से आप मतलब ऐसा कंफ्यूज, देखो एक होता है आपका पिगमेंटेशन की बहुत सारी बीमारियां होती, तो उनमें से एक आपका फिनाइल केटोनूरिया है। ठीक है। आ गई बात समझ में, ये भी मेंडेलियन। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या था इसमें कि ये ऑटोजोमल रिसेसिव है, यानी इसमें अब ऑटोजोमल रिसेसिव का जैसे तुम्हें पेडिग्री चार्ट दे दे किसी भी, अब देखो इसके और इसके पेडिग्री चार्ट में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव
डिसऑर्डर और आपका ऑटोसोमल ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, इनका पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सेक्स लिंक में आपका एक्स क्रोमोसोम हो सकता है या वाई क्रोमोसोम होता है, इसके भी अलग अलग मतलब पेडिग्री बनेंगे। देखो मान लो इस वाले केस में, अगर हम इस केस को लेते हैं केस, ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा कि मान लीजिए एक मदर है, एक क्या कहते हैं फादर है, इसी तरीके से ड्रॉ करना है ना। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसी तरीके से बनाया, हम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक्स लिंक्ड है, यानी कि मदर क्या होगी, कैरियर होगी। ठीक है, तो आने वाले जो बच्चे हैं, ऑफ कोर्स चार पॉसिबिलिटी लेनी है हमेशा, अगर तुम्हें नहीं दिया है पेडिग्री तो तुम दो लड़के और दो लड़कियां बना के छोड़ दो। ठीक है, और ये आपका एक्स वाई हेल्दी है पर्सन। ठीक है, तो अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो क्या होगा। अब देखो ऐसे कंडीशन में जितनी भी तुम्हारी क्या कहते हैं आधी फीमेल्स है ना, आधी फीमेल्स कैसी होंगी बेटा, आधी फीमेल्स तुम्हारी कैरियर होंगी। ठीक है, कैसी होंगी, कैरियर होंगी। और जो आपका क्या कहते हैं इस मदर से हाफ जो चाइल्ड था, आधी कैरियर होंगी, तो सॉरी ये गलत बना है ना, एक हेल्दी होगी प्रॉपर। इसको एक हेल्दी मिलेगा, एक फादर से मिलेगा। इसको एक अनहेल्दी मिलेगा और एक फादर से मिलेगा। इसको एक मदर से मिलेगा, एक फादर से मिलेगा, और एक मदर से और एक फादर से। ठीक है, तो ये जो लेकिन बेटा होगा, इसको क्या होगा, ये बीमारी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो हेमोफिलिक ट्रेट है वो अगर उसकी मदर कैरियर है ना, क्वीन एलिजाबेथ का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो वो उसके सभी जो बेटे हैं उनको ये बीमारी, मतलब आधे बेटों को, क्या दिख रहा है इसमें, हम क्या ले रहे हैं। तो देखो इसमें ये एक तो ये क्वेश्चन आता है, परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज ऑफ डिजीज चिल्ड्रन पूछता है बेटा, डिजीज ऑफस्प्रिंग। ठीक है, चिल्ड्रन प्रोजेनी, ये कोई भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन का टाइप ये बनेगा। ठीक है, या फिर पूछेगा दूसरा क्वेश्चन परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज, परसेंटेज में ही बात होगी क्योंकि कितने भी बच्चे हो सकते हैं ना, तो परसेंटेज में ही बात होगी कि परसेंटेज ऑफ कैरियर, कैरियर ऑफस्प्रिंग, है ना। ये भी पूछ सकता है, ये तो दोनों मतलब आते ही आते हैं। और ये एक ऑप्शन हो सकता है कि ये पूछ सकता है कि इस तरीके के अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा, तो उसमें कैरियर कौन होगा, तो तुम्हें बताना कि फीमेल होगी जी कैरियर इसमें, है ना। और किसको कौन डिजीज होगा, मेल। तो अगर मेल जेंडर वाइज क्वेश्चन इस तरीके से आता तो ये होता है। तो अगर तुम इसमें पैटर्न देखो तो तुम्हें दिखेगा कि 50%, हाफ मैंने बोला ना, हाफ तुम ड्रॉ करना, मैक्सिमम मतलब मिनिमम चार बच्चे, चार पॉसिबिलिटी तो है ही इसकी, है ना, फिर यही पॉसिबिलिटीज है ना, मैक्स टू मैक्स कितनी पॉसिबिलिटीज है, चार पॉसिबिलिटीज है। तो यही पॉसिबिलिटीज को देखना है, तो कितने टोटल चार है, चार में से कितने अब देखो टोटल बच्चे कितने हैं, चार। तो अगर मुझसे पूछेगा, सॉरी, ठीक है, अब मैं इसकी मुझे परसेंटेज निकालनी है। अगर तुम टोटल बच्चे हैं चार, कितना डिजीज दिख रहा है आपको, दो डिजीज दिख रहा है, एक डिजीज दिख रहा है, कितना, एक ही है बेटा। तो एक डिजीज है, तो यानी कि 25%, 25% क्या होंगे बच्चे, कैसे होंगे बेटा, बीमार होंगे, और ये 25% मेल ही होंगे, है ना। अगर, है ना, कैसे होंगे, मेल चाइल्ड होंगे, जितने 25% मेल चाइल्ड होंगे टोटल ऑफस्प्रिंग में से, वो क्या होंगे बेटा, बीमार होंगे। अगर केवल मेल चाइल्ड, अगर ये यहाँ पे क्या डिजीज्ड मेल ऑफस्प्रिंग की बात करता, लड़कों में ही बात करता, तो ये रेशो बदल जाता कि जैसे दो लड़के हैं तो दो लड़कों में से एक लड़के को बीमार हो रहा है, तो 50% हो जाता। क्लियर है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, है ना। मैथ से ये तो सिंपल। परसेंटेज ऑफ कैरियर ऑफस्प्रिंग, कैरियर ऑफस्प्रिंग में तुम क्या देख रहे हो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑल आर फीमेल, जितने भी कैरियर्स होंगी वो सारी फीमेल होंगी। और कितनी फीमेल ऐसी होंगी जो कैरियर होंगी बेटा, वो होंगी आपकी 25%, अगर आप टोटल उसमें से देख रहे हो बच्चों में से, पॉसिबिलिटीज में से। लेकिन अगर केवल फीमेल फीमेल में कंपेयर करोगे तो ये भी क्या होगा आपका 50% आएगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, पढ़ना कि क्वेश्चन
पूरे ऑफस्प्रिंग्स में से पूछ रहा है या फिर किसी एक में से पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपके इसके क्या हो गया, सेक्स लिंक में हमने अभी देखना है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और आपका हीमोफीलिया तो हमने अभी देख लिया है ना। तो ये उसके पेडिग्री चार्ट है। ठीक है, आगे भी तो अगर केवल पेडिग्री चार्ट दे दिया ऐसा और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, आपको सिंपली बस पेडिग्री चार्ट दे देगा ऐसा, और बस ये शो करेगा कि कौन कैरियर है, कौन सा डिजीज है, तो आपने खुद बताना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे कि लड़के क्या हो रहे हैं, केवल लड़के ही बीमार हो रहे हैं, और लड़कियां जो है अभी सेफ है, अनटिल एंड अनलेस क्या हो कि एक और, अगर मैं इन्हीं दोनों में मीटिंग करा दूं, तो जो ये आने वाली प्रोजेनी होगी इसकी, वो बेटा सारी बीमार होंगी क्या। अगर इन दोनों में करवा लेते हो तो एक के पास होगा, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, एक होगा एक्स डैश और एक्स डैश, सॉरी, ठीक है, एक हो गया आपका एक्स और एक्स डैश, ठीक है, एक हो गया, ओके सॉरी ये तो मेल है ना आपका, ठीक है, मेल कैसे बनेगा बेटा, एक्स डैश आएगा और क्या कहते हैं वाई आएगा, ठीक है, फिर फीमेल बनानी है, आपने ऑलरेडी एक्स डैश यूज कर लिया है तो एक्स यूज करोगे, और फादर का एक्स डैश यूज करोगे, ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर से क्या होगा एक्स, एंड देन क्या कहते हैं एक्स डैश यूज कर लिया, तो यहाँ पे अब एक एक्स बचा, एक ऑप्शन वाई का, ठीक है, साथ में करते रहो ताकि आपको इजी रहे। मतलब देखो पेडिग्री ना बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती कि ये पेडिग्री क्या है, किस तरीके से हो गया, किस तरीके से ऑटोसोमल बता दे, किस तरीके से रिसेसिव, तो साथ में मेरे करते रहो ताकि आपको क्लियर होता जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज यही थी, है ना, अभी देखो इसमें से एक फैक्ट भी निकलेगा, है ना। तो ये करने के बाद आप क्या देख रहे हो कि ये जो लड़की है बेटा, ये डिजीज है, इसके पास होमोलोगस क्या पहुंच गए, जीन्स पहुंच गए, है ना, एक्सेस एक्सेस, तो होमोलोगस रिसेसिव जीन्स पहुंच गए जो कि एक्स क्रोमोसोम पे थे, तो ये बच्ची अब क्या होगी, बीमार हो जाएगी। इस लड़के के पास क्या है, एक रिसेसिव जीन है जो कि एक्स पे है, तो ये भी क्या होगा बेटा, बीमार हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हीमोफीलिया या क्या कहते हैं, तुम क्या कह सकते हो, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ये फीमेल कैसी होगी, ये फीमेल बेटा आपकी कैरियर होगी, ये कैसी होगी, कैरियर होगी। बस एक बच्चा क्या होगा जिसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर ये फीमेल, अगर हम देखो इसमें फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल चाइल्ड इसमें जितनी भी होंगी, फीमेल चाइल्ड जितनी भी होगी, अब देखो इस केस को समझना है, फीमेल चाइल्ड जितनी भी होंगी उसमें से बेटा हाफ, हाफ कैसी दिख रही है, यानी 50% आपको बीमार दिखेंगी, डिजीज है, ठीक है, डिजीज है, एंड 50% हाफ, ये है ना, दो ही तो है हमारी फीमेल चाइल्ड, तो ये दो फीमेल चाइल्ड में से एक आपकी हमेशा डिजीज यानी कि 50%, और एक आपकी 50% कैरियर रहेंगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रहे हो, अब अगर मेल चाइल्ड्स की बात करें, मेल चाइल्ड रेशो देखें, ये हम क्या निकाल रहे हैं, रेशो निकाल रहे हैं, मेल चाइल्ड रेशो देखें, ठीक है, फीमेल चाइल्ड का देख लिया, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपका कि एक बच्चा तो क्या है आपका नॉर्मल है, एक बच्चा आपका डिजीज है, तो 50% डिजीज होगा और 50% आपके क्या से होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, ओवरऑल सारे बच्चों में बात करेंगे तो 50 क्या करोगे तुम, ओवरऑल कितने हेल्दी निकलेंगे इस वाले में से, ओवरऑल मैं इसको आपको यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, पहले एक एक करके समझते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आगे बात करें इस कंडीशन में, ये क्या है हमारी, ये हमारे पेरेंट हैं, उनसे F1 प्रोजेनी F2 प्रोजेनी देख रहे हैं। तो F2 में अगर क्वेश्चन आए हाउ मैनी ऑफस्प्रिंग्स आर हेल्दी, ठीक है, कितने ऑप्शन इसमें से हेल्दी हैं, तो आप देख रहे हो कि ये चार बच्चे आए, चार पॉसिबिलिटी थी, चार में से केवल एक बच्चा क्या था, चार में से केवल एक ही बच्चा क्या है, हेल्दी है बेटा। ठीक है, और वो भी कौन है, मेल है, वो भी कौन सा है बेटा, मेल है, तो चार में से एक मेल, यानी कि 25% हेल्दी हैं इनमें से, और वो भी कैसे, 25% मेल चाइल्ड, ओनली मेल चाइल्ड विल बी हेल्दी। ठीक है,
अगर इन्हीं में से पूछ ले कि कितना, देखो सबका 20-25% है, लेकिन अगर टोटल पूछे क्या करें डिजीज चिल्ड्रन कितने होंगे, तो डिजीज चिल्ड्रन इसमें आपको देखेंगे दो, दो दिख रहे हैं ना, एक मेल और एक फीमेल, दो डिजीज, टोटल चार में से, तो यानी 50% जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे बेटा, 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विल बी डिजीज्ड, है ना, क्या होगा, 50% डिजीज होंगे, किसमें, आपके इस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं ये। अब देखो इसीलिए क्या बोलते हैं ना कि क्लोज रिलेटिव में मीटिंग नहीं करानी चाहिए। देखो क्लोज रिलेटिव में जैसे हमने मीटिंग कराई, तो हमने देखा कि रिसेसिव होते हुए भी, डिजीज का जीन रिसेसिव होते हुए भी कितना ज्यादा एक्सप्रेस कर गया, है ना, कितना ज्यादा कि 50% बच्चे बीमार आ रहे हैं, 50% में से 25%, सॉरी, टोटल में से 25% कैरियर है, बस केवल मतलब एक चौथाई बच्चे जो होंगे उन, वो भी केवल लड़के, वो क्या होंगे बेटा, वो आपके मतलब लड़कियां भी क्या रहेंगी, सेफ रहेंगी, है ना। तो अगर देखो इस तरीके से अगर कैरियर की भी उसमें है चांसेस, तो इसमें हेल्दी में कैरियर को भी काउंट कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये 50% आ जाएगा। अगर केवल मतलब उसने कहा कि नॉट डिजीज, देखो दो तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का। ठीक है, अगर केवल हेल्दी पूछे तो हेल्दी के लिए तो ये वाली ठीक है बात, है ना, कि कितना लिखा था हमने ये, 25% है ना ये, 20% ऑफ मेल चाइल्ड। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन क्या है, नॉट डिजीज्ड में पूछता बेटा कि जिसको ये बीमारी नहीं है, तो जब नॉट डिजीज की बात आएगी ना, नॉट डिजीज्ड की बात आएगी, तो आप इसमें कैरियर भी काउंट करोगे, कैरियर के भी नंबर काउंट, फ्रिक्वेंसी काउंट करोगे, प्लस जो हेल्दी है उनकी तो करोगे ही करोगे। ठीक है, तो कैरियर अपॉन हेल्दी और टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी, है ना, तो ये कितना हो गया, 2/4 यानी कि 50%। ठीक है, नॉट डिजीज और हेल्दी में दोनों क्वेश्चन में अलग अलग आंसर होंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, कि ये तो मैम ने ऐसे कराया था, ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए क्लोज्ड रिलेटिव्स में मीटिंग नहीं कराते, है ना। तो ये आपने पेडिग्री एनालिसिस से ये चीज समझ ली कि क्यों नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाई लिंक्ड होता तो वाई लिंक्ड वाला तुम खुद से करो, तुम्हें वाई लिंक्ड वाला भी इस तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है वाई लिंक्ड वाला, है ना। वाई लिंक्ड तुम खुद समझो कि किस तरीके से होता है, कोई डाउट है कमेंट कर देना। ठीक है, और वाइल्ड में क्या देखना है, यही पैटर्न होगा, बस उसमें क्या होगा, ये मेल और फीमेल रेशो बस चेंज होता रहेगा। ठीक है, आते हैं अपने ऑटोजोमल पे। ठीक है, ऑटोजोमल क्या कहते हैं, रिसेसिव। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव में एक फीमेल पार्टनर है, एक मेल पार्टनर है। ठीक है, अब देखो तुम जब ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करोगे, मैं कह रही हूँ कि ये जो फीमेल है इसको है सिकल सेल एनीमिया, सॉरी सिकल नहीं, सॉरी सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस है इसको, है ना। यानी कि इसका कोई भी पेयर है ना, कोई भी पेयर हम ए मान लेते हैं, तो उसके पास जो या फिर सी, सिस्टिक के लिए सी ज्यादा बेटर रहेगा ना। यानी कि इसके पास क्या क्रोमोसोम है, अगर ये डिजीज है तो रिसेसिव है, तो सीसी होगा बेटा, है ना। और ये मेरा मेल हेल्दी है, तो मैं इसको क्या कह रही हूँ, सी सी। ठीक है, तो इस पे क्या पॉसिबिलिटीज है, इस पे भी चार पॉसिबिलिटीज है। हम अब इसमें मेल फीमेल को नहीं दे सकते, हम बोलेंगे प्रोजेनी 1, प्रोजेनी 2, प्रोजेनी 3 और प्रोजेनी 4। ठीक है, हम इसमें क्या देख रहे हैं, मतलब कि बच्चे जो जो हैं, चाहे मेल और फीमेल, क्योंकि ये सेक्स लिंक नहीं है, तो इसमें मेल फीमेल की बात नहीं करेंगे, सेक्स लिंक नहीं है ना ये, तो तुम मेल फीमेल, अब ये तो कैरेक्टर्स किसी में भी जा सकते हैं, तो हम इसमें मेल फीमेल के लिए नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर ये फीमेल डिजीज है आपकी, तो क्या होगा कि, अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सी सी, सी सी और सी, यही पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी है ना। यानी कि सारे बच्चे क्या होंगे, तो इसमें तुम क्या बोलोगे, ऑल किड्स आर कैरियर, है ना, सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, कैरियर हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, और दूसरी पॉसिबल, अब क्या होगा कि मान लीजिए किसी और से मीटिंग हुई, ठीक है,
आ, ये मान लीजिए ये आपकी फीमेल थी, ठीक है, मीटिंग कराई, ठीक है, इस पर्सन को भी अगर क्या था, सिस्टिक फाइब्रोसिस था, तो इस पर्सन को भी सिस्टिक फाइब्रोसिस होने की बस एक ही चांस है कि इसके पास क्या हो, रिसेसिव जीन के होमोलोगस पेयर हो। तो इनसे जो आने वाले हैं बच्चे, इनके बच्चे को बोलते हैं हम, इनसे भी बच्चे जो आने वाले P1 P2 P3 P4, तो और ये कैरियर है तो इसके पास सीसी है। तो अब हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे हाफ ऑफ किड्स आर डिजीज्ड, यानी कि 50%, ठीक है, ठीक, और 50% इसमें क्या है, परसेंट आर कैरियर, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर, क्या कहते हैं, कौन सा क्या है बेटा, कि फीमेल है मेल है, इस चीज की बेसिस पे नहीं जाते हुए हम अगर इस तरीके का क्या शो करें, क्या कहते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री शो करें, तो वो इस तरीके की दिखाई देगी, ठीक है, सिंपल, ठीक। अब तुम इसको चाहे, अब तुम्हें बस ये क्या कर देता है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, है ना, क्या कर देता है, यहाँ पे तुम्हारे बच्चे दिखा देता है, कैसे कोई लड़का दिखा देगा, 3 लड़के ही हो गए, ठीक है, एक दिखा दिया लड़की, ठीक है, फिर एक फीमेल आई, इसको बस इतना दिखा देगा कि ये क्या है, डिजीज है, ये डिजीज है, ठीक है, सॉरी डिजीज कह रही हूँ, ये कैरियर है, ये सारे कैरियर है। तो जब इस तरीके का पैटर्न देखोगे ना, ठीक है, और वो क्या करते हैं और स्मार्टली क्या करते हैं प्ले करने के लिए, इसमें बस 2 ही ऑप्शन देते हैं, ठीक है, कि एक लड़का एक लड़की है। तो अगर लड़का लड़की दे दिया या लड़की लड़की दे दिया, तो तुम ये समझ जाना कि अगर रेशो कुछ इस तरीके का है कि सभी, मतलब लड़के में भी दिख रहा है लड़की में भी दिख रहा है, तो तुम ये चीज समझ जाना कि क्या होगा बेटा, ये है आपका ऑटोजोमल, ठीक है। सबसे पहले ऑटोजोमल देखो, और रिसेसिव तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, ठीक है। ये दे दी 2 फीमेल, एक मेल और एक फीमेल, तो ये कैरियर है, ये भी कैरियर है, ठीक है, और ये डिजीज है, ठीक है, और ये भी डिजीज है। हमने ऐसा क्यों देखा, हम ऐसा इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने जो मतलब पर्सन लिया था मीटिंग के लिए वो भी कैसा है, डिजीज है। अगर इसको नॉर्मल पर्सन से करा दें, ठीक है, नॉर्मल पर्सन से करा दें, तो इसके आने वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, वो सारे हेल्दी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये पोर्शन बना के दे दे या ये पोर्शन पे क्वेश्चन दे दे, तो वो तुम्हें क्या, मतलब तुम हो सकते हो कंफ्यूज, तो वो नहीं होना है ना, 1 2 3 4, और वो ज्यादातर केवल पॉसिबिलिटी ही देते हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने तुमको ये शो किया है कि देखो कैसे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लड़का है कि लड़की है, किसी को भी ये जीन्स मिल सकते हैं क्योंकि ये ऑटोसोमल है, तो वो कुछ भी ये हो सकता है ना। जहां पे तुम देखो कि रेशो लड़का का जैसे यहाँ पे 3 या 4 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे 3 या 1 दे रखा है, तो वो तुम समझ जाना कि क्या दिखाना चाह रहा है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर दिखाना चाह रहा है, ठीक है। यानी तुम अगर कोई बीमारी देखो कि जिसमें लड़का भी कैरियर है या लड़की भी, जब तुम वाई लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बना दोगे ना, तो बहुत क्लियरिफाई हो जाएगा ये, ठीक है। इसको आंसर किस वे में करना है, इस तरीके से कि सारे बच्चे कैरियर होंगे F1 प्रोजेनी में, अगर इस तरीके का क्या होता है, पेरेंट्स का मीटिंग होती है, ठीक है, एक डिजीज है और एक हेल्दी है, ठीक है। ऐसे अगर एक हेल्दी एक डिजीज है ना, एक हेल्दी और एक डिजीज में हमने यहाँ पे भी क्या देखा है कि यहाँ पे 50%, अच्छा ये एक हेल्दी नहीं था, ये क्या थी, यहाँ पे कैरियर थी, ये वुमन क्या थी, ये मैंने बनाया नहीं ना, ये कैरियर है, ठीक है, ये कैरियर है और वो डिजीज है। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कैरियर या फिर डिजीज, या फिर डिजीज एक हेल्दी, या फिर एक कैरियर और एक हेल्दी, ठीक है। ये हेल्दी है आपका, ठीक है, और ये आपका कैरियर है, ठीक है। तो इसके ऑल किड्स आर, सारे किड्स हेल्दी हैं, ऑल किड्स आर नॉट डिजीज लिखोगे क्योंकि इसमें से एक आपका कैरियर भी है, ठीक है, नॉट
डिजीज, ठीक है। और क्या बोलोगे? 1/4, 1/4 ऑफ द किड्स, या फिर 25%, और 1/4 ऑफ द किड्स विल बी कैरियर, है ना। क्या भाषा का प्रयोग करते हैं जब हम क्या कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ रहे हैं या पेडिग्री को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमने क्या उससे क्या मतलब कहते हैं ना रिजल्ट निकालना है, उसे क्या समझ में आ रहा है तुमको, तो तुमको ये समझ में आ गया कितने बच्चे हेल्दी हैं, कितने बच्चे कैरियर है ना, ये सारी चीज, ठीक है। और केवल हेल्दी पूछेगा तो 75% एकदम हेल्दी है, ठीक है। 75% हेल्दी है, हेल्दी ये वाला भी रहेगा, बट उसमें वो क्या है, बस कैरियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव का, समझ में आ गया। ऑटोजोमल में सेक्स को नहीं, जेंडर की बात नहीं करेंगे, सेक्स या जेंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आई गेस काफी मैंने इस चीज में समझा दिया, तो अब मुझे लगता है कि तुम लोग इतने फिट हो जाओगे पेडिग्री एनालिसिस के लिए कि कोई भी अगर पेडिग्री के क्वेश्चंस आते हैं तो तुम उसे सॉल्व कर पाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आता है कलर ब्लाइंडनेस पे। कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस आपको क्या शो कर रहा है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। टंग ट्विस्टर है भाई ये सारे, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ग्रीन कोन, एब्सेंस ऑफ ग्रीन कोन और रेड कोन पिगमेंट। अब तुमने 11th याद करो, तो 11th में आई का डायग्राम था, है ना, लास्ट चैप्टर्स में जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उसमें तुम्हें आईज और ईयर्स के बारे में बताया हुआ है। तो आईज में तुमने देखा कि जो तुम्हारी रेटिना होती है उसमें दो तरीके की सेल्स होती है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स। तो सी से क्या बोलते हैं हम, रॉड्स और कॉन्स, है ना, ये होती है। तो मैंने तो ऐसे याद किया था कि सी से कलर, है ना। तो ऐसी सेल्स जो कलर बताएंगे ना, तीन तरीके की होती हैं, प्राइमरी कलर्स की होती हैं, ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है। तो इन्हीं के बेसिस पे कितनी रेड है कितनी ग्रीन है, इसके बेसिस पे आप कलर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना। कितनी सेल्स रेड वाली जल जा रही, कितनी सेल्स ब्लू वाली जल जा रही, कितनी सेल्स ग्रीन वाली एक साथ जल रही, या तीनों एक साथ जल रही तो व्हाइट कलर दिख रहा है तुम्हें। तो ये मतलब जलने का मतलब सेंसिटिव, ओके, कुछ और मत समझ जाना इसे, ठीक है। तो कौन क्या करते हैं आपके कलर को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं कि वो सेंसिटिविटी उस तरीके की कौन सेल्स हैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, और वो जिस जिस सेंसिटिव जितनी जितनी सेंसिटिव हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप कलर देख पाते हो, हर चीज को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। ये आपको येलो दिख रहा है, या आपको ब्लैक दिख रहा है, ऊपर वाला रेड दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस चीज को है ना समझ पाते हो। बट ये एक ऐसा पर्सन होगा जिसके पास क्या होगी, ये एबिलिटी नहीं होगी कि ग्रीन क्या है, रेड कौन सा कलर है, यानी ग्रीन रेड में क्या है नहीं देख पाओगे, है ना। आपने काफी बच्चों को अपने मतलब टेस्ट आई टेस्ट करवाने गए हो जब, तो स्नेल चार्ट्स को रीड करते हुए देखा होगा कि बहुत सारे डॉट 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 आपके क्या होते हैं, कलर पैटर्न होते हैं। उन कलर पैटर्न में आपको क्या दिखाया जाता है, आपको दिखाया जाता है बेटा वो नंबर्स, छुपे हुए नंबर्स या सब छुपा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, जिसको बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करो। बट जिस पर्सन को ये कलर ब्लाइंडनेस है उसको वो आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता। इनफैक्ट इन पर्सन को इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है कि कई बार इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये रेड और ग्रीन के वजह से ब्राउन कलर के भी शेड्स उनको नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। ग्रीन के भी शेड उनको ईजिली समझ में नहीं आएंगे। मतलब ब्राउन और रेड से जितने टेक्सचर बन सकते हैं उन सभी में कहीं ना कहीं इनको कंफ्यूजन होती रहती है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस लेकिन रन कैसे कर रहा है बेटा, ये थ्रू मतलब एक्स, यानी इसकी नानी को होगा, इस बच्चे की नानी को, सॉरी नानी कैरियर हुई, ठीक है। नानी को होगा तो क्या होगा, मदर कैरियर बनेगी, है ना। और मदर से क्या होगा, सन में जाएगा। ये क्या मैंने सही लिखा है? नहीं, नानी को नहीं, नाना, ठीक है। तो नाना को होता है, नाना से मदर में जाते हैं ये जीन, और मदर से क्या होते हैं फिर उसके बाद सन में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न आपने ये देखना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये बता दिया कि ग्रीन कॉर्न और रेड कॉर्न का ही इसमें क्या होता है बेटा, कमी होती है, ये कलर ब्लाइंडनेस होती है। बड़ी फनी बीमारी है पर है तो है ना।
जो सोचो जिसको मतलब कलर नहीं दिख रहा होगा सही से, ठीक है, तो मतलब कितना उसके लिए दिक्कत की बात है, उसको रेड लाइट या ग्रीन लाइट मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इन पर्सन का मतलब इसीलिए आपसे हर जगह कहीं भी आप मतलब चाहे आप क्या कहते हैं व्हीकल टेस्ट दे रहे हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो, या फिर आप मतलब आर्मी में आपका क्या कहते हैं ज्वाइन करना चाहते हो, तो हर जगह इनफैक्ट मेडिकल में भी सोचो, मेडिकल में तो बहुत ज़रूरी है। मेडिकल हो गया, कहीं भी आपको जहाँ पे आपको कलर से ही चीज़ों को डिफाइन करना है ना, आर्टरीज वेन समझ में नहीं आएगी, ये पर्सन तो बहुत डेंजरस साबित हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कराते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट कराते हैं, ताकि मतलब ये सही होता है। और ये सही नहीं हो पाता है ना, ये ट्रीटेबल नहीं है ये। एक बार को आपकी आईसाइट लो है तो आप एक बार को उसको मतलब सही करा सकते हो। सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो उसके लिए आप क्या कहते हैं मतलब मेडिसिन ले सकते हो, फिनाइलकेटोनुरिया के लिए ले सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस थोड़ा सा ऐसा होता है, ना इसकी कोई मेडिसिन है, ना ही इसको मतलब ट्रीट करने के लिए कोई और मैकेनिकल इक्विपमेंट या टूल इस तरीके से बना हुआ है जो इसको सही कर दे, है ना। तो अगर तुम लोग को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना इसका क्या मतलब क्या कहते हैं ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। और क्या कहते हैं ताकि हेल्प मिल सके हमें ऐसे बच्चों को, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी तक जिनको ऐसा लग रहा था कि काफी मेल, हमेशा ये मेल में ही होता है, तो ऐसे मेल बच्चे जिनको दिक्कत आ रही थी कलर में, तो वो जरूर अपना स्नेल चार्ट वाला टेस्ट कराओ जाके, ताकि तुमको पता चल जाए कि हाँ सही में क्या कहते हैं ये दिक्कत तो नहीं हो रही थी, कलर ब्लाइंड तो नहीं है। सिकल सेल एनीमिया क्या है? सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस इन आरबीएस। ओ सॉरी, हाँ सिकल सेल एनीमिया लिख दिया मैंने सेक्स लिंक्ड में, कलर ब्लाइंडनेस की जगह यहाँ लिख देते हैं। अरे छोटी मोटी गलती तो हो जाती है ना। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। आपका अब आ रहे हैं हम कौन से वाले पे बेटा, सिकल सेल एनीमिया पे। तो सिकल सेल एनीमिया आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इस पे तो बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, तुमको मतलब मिलेंगे सब पे क्वेश्चन, पर सबसे ज्यादा चांसेस है सिकल सेल एनीमिया पे आने के। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या देखना है हमें? सिकल सेल एनीमिया में सबसे इंपॉर्टेंट यही, एक तो जरूर टाइप जरूर याद कर लेना कि इनका मोड ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है ना, कि किस तरीके की बीमारी है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। और मैंने तुमको ये चीज तो बता दी कि ज्यादातर बीमारियां रिसेसिव भी होती है नेचर में, है ना। डोमिनेंट होंगी तो सबको हो जाएगा ना, डोमिनेंट का भी पेडिग्री चार्ट बना के देख लेना, सब बच्चों को ही होगा, सारी प्रोजेनी को होगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो भाई ऐसे तो खतरनाक ना, वो तो चेन ही खत्म हो जाएगी फिर। इसीलिए ऑटोसोमल बचते, डोमिनेंट बचती ही नहीं है। अब अगर डोमिनेंट होगी भी तो क्या होगा, पूरी की पूरी फैमिली को एक साथ मतलब क्या करती रहेगी, बीमार करती रहेगी। और फिर ऐसी फैमिली अल्टीमेटली अगर जानलेवा है तो फिर क्या होगा, मतलब खराब मतलब वो फैमिली बचेगी ही नहीं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो बीमारी है वो तो दिखती ही नहीं है। फॉर्मेशन मतलब डोमिनेंट तो किसी भी टाइप की नहीं दिखेगी। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस इन आरबीसीज। हीमोग्लोबिन चेन होती है, हेमोग्लोबिन चेन होती है, अल्फा बीटा दो चेन होती है जिसके लिए ना प्रोटीन बनते हैं। चेन का क्या मतलब, मैंने तुमको बताया हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। क्या है बेटा? प्रोटीन है। प्रोटीन है तो किससे बना होगा? एमिनो एसिड से। अब तो मेरे ख्याल से तुम बायोकेम पढ़ के इतना समझ जाओगे, है ना, 11th के चैप्टर्स को भूलना नहीं है। तो एमिनो एसिड से बना होगा। तो ये जो पॉलीमर है हेमोग्लोबिन, ये जो है एमिनो एसिड्स की खराबी की वजह से खराब बनता है। इनकी खराबी की वजह से खराब बनता है तो क्या होता है, दिक्कत आती है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन से बनी है तुम्हारी आरबीसी। आरबीसी जो है कहते हैं ना कि भाई कोई भी सेल है तो सेल में डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे, ठीक है, फैट हो गए, फार्मा ग्लोब्यूल्स हो सकते हैं, है ना, उसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह थोड़ा, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएंगे, किसी भी सेल को बनाएंगे। पर आरबीसी में आरबीसी एक बड़ी खास तरीके की सेल है हमारे अंदर। ये किससे बनी होती है? एक सिंपल एक ही तरीके के प्रोटीन से, जिसका नाम होता है प्रोटीन, प्रोटीन कह रही हूँ जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाता है बेटा, खराब हो जाता है, जिसके वजह से हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है आपके क्या किसका, ब्लड सेल्स का, वो स्ट्रक्चर भी क्या होता है, खराब हो जाता है। देखो खराब हो गया ना। यहाँ पे कितने अच्छे से स्फेरिकल डिस्क शेप है, क्या शेप है ये, स्फेरिकल, गोल है ना स्फेरिकल, और कैसी है, प्लेट जैसी है
है ना, आप जो भी प्लेट वगैरह देखते हो उसकी तरह। तो स्फेरिकल डिस्क शेप है, ये कैसी हो जाएगी, सिकल सेल की, सिकल, अरे, है ना। ये टैपरिंग एंड्स देख रहे हैं आप, ये टैपरिंग एंड्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो टैपरिंग एंड्स देखने को मिलेंगे, प्लस इसका देखो साइज भी छोटा हो गया, है ना। तो साइज भी छोटा होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन पा रहा, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ही कमी आ रही है, तो प्रोटीन कम है तो सेल का साइज भी कम हो जाएगा, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है इसमें, अभी बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बना होता है, अमीनो एसिड जो बना होता है वो एमआरएनए से बना होता है, एमआरएनए जो होता है बेटा वो डीएनए से बना होता है। तो कहीं ना कहीं डीएनए के ऐसे जीन जो कि आपका हीमोग्लोबिन बना रहे थे, उसमें क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, डीएनए में फॉल्ट आ जाता है। तो ये जो फॉल्ट है वो कहाँ देखने को मिलता है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। प्रोटीन की जो बीटा चेन है उसमें क्या देखने को मिलेगा कि जो उसकी सिक्स्थ पोजीशन है, ठीक है, ऐसे ये आपकी बीटा चेन है हेमोग्लोबिन की, उसकी ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ऐसे अमीनो एसिड जुड़े रहेंगे ना, मैंने कहा अमीनो एसिड की चेन है, तो अमीनो एसिड 5 है, अमीनो एसिड 5, अमीनो एसिड 6, अमीनो एसिड 7, है ना। तो ये चेन पे जो सिक्स पोजीशन पे अमीनो एसिड था, क्या होना था, नॉर्मली ग्लूटामिन होना चाहिए था, पर ग्लूटामिन की जगह क्या आ जाता है, वलीन आ जाता है, क्या आ जाता है, वलीन आ जाता है, ठीक है। तो ये ग्लूटामिन की जगह सिक्स पोजीशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्स पोजीशन पे किसकी, बीटा चेन है किसकी, ऑफ कोर्स ये अमीनो एसिड है, तो यही जुड़ जुड़ के क्या बनाएगा, है ना। अरे ऐसे समझो यार, देखो ये है आपका पॉलीमर, है ना, पॉलीमर है कौन सा, हीमोग्लोबिन। तो ये ना दो चेन से बना होता है, एक ऐसी और एक ऐसी, ठीक है। एक को अल्फा बोल रहे हैं, एक को बीटा बोल रहे हैं, मान लीजिए इसको बीटा बोल रहे हैं और इसको हम बोल रहे हैं अल्फा, ठीक है। तो अल्फा को छोड़ के जो ये बीटा चेन है उसके अगर हम रीड करने लगे अमीनो एसिड, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो छठे जो अमीनो एसिड है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, कि वो क्या कहते हैं, क्या हो गया है, ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ गया है, ठीक है। तो ग्लूटामिन का जो वो होता है आपका, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये वलीन आ जाता है सिक्स पोजीशन पे, ठीक है, जिसके वजह से अब देखो एमिनो एसिड ये होना चाहिए था, एमिनो एसिड ये हो गया, तो इसके आते ही शेप में चेंजेस देखने को मिल गए, है ना। अब तुम्हें ये दिखा रखा है उन्होंने, तो एनसीईआरटी ने क्या बोला है कि जी क्या होता है, जी ए जी का किस पे, एमआरएनए, है ना। एमआरएनए जो है वो क्या रीड करता है, जीएजी, ठीक है। जीएजी की वजह से आता तुम्हारा क्या, ग्लूटामिन, ठीक है। पर जीएजी के एक बेस पेयर को चेंज के वजह से, जो कि अब क्या हो गया, जीयूजी, ठीक है, ठीक है, जीयूजी हो गया, ठीक है। जीयूजी, जीयूजी की जगह अब क्या आ जाएगा, वेलिन, है ना। जीएजी सही तरीका है बोलने का, जीयूजी सही तरीका नहीं है ना, जीयूजी बेकार तरीका, तो ऐसे बोलो, जीयूजी क्या है, गलत, क्या हो गया आपका, अमीनो एसिड अब इससे एक बेस पेयर चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, बेस पेयर चेंज हो गया, है ना। सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन, हमने म्यूटेशन पढ़ा, है ना, कि म्यूटेशन क्या होता है, अचानक से चेंज आता है, किस में चेंज आता है, जीन में चेंज आता है, जीन में कहाँ चेंज आ गया, देखो कि एक जहाँ पे क्या होता है एडेनिन होना चाहिए था वहां पे यूरासिल आ गया, तो एडेनिन की जगह जब यूरासिल आ गया तो क्या दिक्कत हुई, है ना, ये भी ध्यान रखना है। ए क्या है, ए है आपका एडेनिन, आगे पढ़, आगे क्या पढ़ेंगे तुम्हें, अपना 11th की जो एनसीईआरटी है जिसमें बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर था उसको जरूर एक बार खोल के देख लेना, ठीक है। उन्होंने प्योरिन्स और पिरामिडन्स तुम्हें बताए हुए हैं, ठीक है, कि हमारा जो डीएनए है वो प्योरिन्स और पिरामिडन्स के मिक्सचर से बना हुआ है, कौन से प्योरिन्स है कौन से पिरामिडन्स है वो ध्यान रखना चाहिए, है ना।
तो mRNA पे ए की जगह यू आ जाता है 6 पोजीशन पे, जिसके वजह से गलत रीडिंग हो जाती है, गलत टाइपिंग हो जाती है प्रोटीन की, जिसकी वजह से गलत एमिनो एसिड आ जाता है, ग्लूटामिन की जगह वेलिन आ जाता है बेटा, है ना। तो क्या कहते हैं, अब देखो ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे अगर तुम सीखो तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारे एनसीईआरटी से तो कितना डिफरेंट है, गलत डायग्राम दिखा रही है मैम, है ना। ये है आपका डीएनए, ये आपका डीएनए है बेटा। डीएनए के जो आपके क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं, उनको ही रीड करते हैं तीन तीन की तरह, है ना। तो सी की जगह जब एमआरएनए बनता है तो सी से जी बनता है बेटा, टी से ए बनता है ना, और दूसरा भी टी है तो टी से ए, है ना। जबकि आपको एनसीईआरटी में, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी में इस जगह क्या लिखा है, सी टी सी, है ना। सी टी सी की वजह से क्या बनेगा, जी ए जी, ठीक है, ये चीज दिखाई है। पर इस वाले डायग्राम में सी टी टी और जी ए ए, बेटा जी ए भी और जी ए जी भी दोनों ही क्या होते हैं, ग्लूटामिन के लिए, या सॉरी ग्लूटामिक एसिड के लिए आपका क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही जी ए जी, ये जी जी डबल ए आपका ग्लूटामिन बनाता है, इसलिए ये डायग्राम गलत नहीं है, इसको मत गलत समझना, ठीक है। ठीक, अभी आगे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, उसमें हम देखेंगे कि एक ही अमीनो एसिड के लिए चार चार ऑप्शन प्रेजेंट होंगे हमारे पास, कि हम इससे भी यही है वाला अमीनो एसिड यानी ग्लूटामिन बनाने के लिए मेरे पास चार ऑप्शन है, उसमें से जीएजी आपको एनसीईआरटी ने बता रखा है, जीएए मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही और भी है, ठीक है। तो सिंगल बेस पेयर में चेंज होने की वजह से, सिंगल बेस में सॉरी चेंज होने की वजह से आपका क्या हो जाता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो नॉर्मल था अब ये ना बिगड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, ये और थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना, यहीं पे लपेटा लपीटी हो जाएगा इसका, और फिर क्या होगा, इससे दिक्कत हो जाएगी कि जो शेप आनी चाहिए खुल के, वो शेप नहीं आएगी, है ना। जैसे कि तुम ऐसे समझो, कोई ऊन का गोला है ना, ऊन का गोला अगर तमीज से उसको आप वाइंड करोगे तो वो प्रॉपर एक शेप ले लेगा, पर जब गोल एकदम गोल ऊन जो होता है बॉल बन जाएगी, वुल बॉल बन जाएगी। पर अगर आप उसको सही से नहीं किसी बच्चे को लपेटने को दे दो, या तुम्हारे पास टाइम नहीं है तुम उसे लपेटो, तो तुम कुछ भी ऐसे ऐसे कर दोगे, जिगल कर दोगे, तो क्या होगा, वो सही से नहीं आएगा ना। तो सेम इसके साथ ही हुआ है कि अगर इतनी बड़ी पॉलीमर की चेन थी, वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई इसके वजह से, तो वो सही से वाइंड अप नहीं हो पाई, और सही से वाइंड अप नहीं हो पाई तो वो देखो क्या दिक्कत आई, शेप में दिक्कत आई, है ना। एबनॉर्मलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इनएप्रोप्रिएट एमिनो एसिड, कौन सा, अब हमने देख लिया वेलिन की वजह से हो रहा है ये सब कुछ, इन द बीटा चेन, कहाँ पर हो रहा है, बीटा चेन में, किसकी बीटा चेन, हीमोग्लोबिन की, तो बीटा ग्लोबिन चेन बोले या बीटा हीमोग्लोबिन चेन बोले, उसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मॉलिक्यूल कॉजेज एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप, जो कि सिकलिंग शेप कहलाती है, ऑफ आरबीसी विच लीड्स टू द प्री मेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। अब देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना, बहुत कामयाब स्ट्रक्चर नहीं है किसी भी चीज को। अगर मैं कहूँ बेटा कि तुम्हें मैंने एक पाइप दिया, और पाइप में से मैं कहूँ कि तुम्हें कोई चीज को पास ऑन करना है, ठीक है, अब मैं तुम्हें चार पांच तरीके की शेप्स दे दूँ, शेप में दे दूँ, एक मैं स्फेयर दे दूँ, है ना, छोटी छोटी बॉल दे दूँ तुमको, ठीक है, और एक तुम्हें क्यूब दे दूँ, एक तुम्हें दे दूँ ऐसे ही मतलब टेपरिंग सा, मतलब कुछ टेपर्ड टाइप का सब्सटेंस दे दूँ, तो कौन इजीली ट्यूब से पास हो जाएगा, उस ट्यूब से पास होने के सबसे इजी चांसेस है आपके स्पेरिकल चीज के, है ना, जो बिल्कुल गोल हो, 3D हो, हर तरीके से हर डायरेक्शन में उसकी शेप कैसी हो, एक जैसी हो, तो वो इजीली पास ऑन हो जाएगी। पर जो क्या कहते हैं तुम्हारी ये ट्यूब है, इस ट्यूब में इस तरीके की सेल्स क्या हो सकती है, फंस सकती है ना, फंस सकती है, देखो ऐसे जाएंगी जाती रहेंगी, पर फिर उसके बाद एक जगह पे फंस जाएंगी, और फंसने की वजह से क्या होगा, अब भाई फंस जाएंगी तो भाई फ्लो का कमी हो जाएगी, ब्लड के फ्लो की, है ना, आगे नहीं जा पाएगा, यानी टिश्यू को आगे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, या फिर CO2 जो उसे लेकर जाना था ब्लड को, वो अच्छे से कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, और कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा तो बड़ी भयंकर बीमारी हो जाएगी इससे, है ना। क्या बीमारी हो जाएगी इससे, इससे बीमारी हो जाएगी कि क्लॉटिंग बहुत ज्यादा, कई जगह क्या होगा कि एक तो ये जहां जहां रुक जाएगी वहां पे इंजरी कॉज करेगी, और क्लॉटिंग, है ना।
तो ये तुम आगे पढ़ोगे, थ्रोम्बस वगैरह ये सारी चीज होती है। ठीक है, अगर हार्ट में रुक गई इस तरीके की, तो हार्ट को तो हमेशा चाहिए कि उसका ब्लड, हार्ट के मसल्स की, ब्लड वेसल्स की सप्लाई तुरंत के तुरंत होनी चाहिए, वरना हार्ट हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक बड़ा ना, हार्ट अटैक आ जाएगा फिर ऐसे इंसान को, तो बड़ी भयंकर बीमारी सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इसको ये दिक्कत देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें कि एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, यानी दोनों ही क्या कहते हैं आपके सेक्सेस में ट्रेवल करने की जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो कैसी इक्वल है, पॉसिबिलिटी मेल को भी अगर उतनी है तो फीमेल को भी उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट है आपका कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमें सिंगल बेस में दिक्कत आ रही है। कौन से बेस पे, जो कि बीटा ग्लोबिन चेन बना रहा था 6 पोजीशन पे, किसकी, एमिनो एसिड की। ठीक है, वहां पे क्या आ जाता है, ग्लूटाथिन की जगह वेलिन आ जाता है। क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि जीएजी की जगह क्या आ गया, जीयूजी आ गया, जीएजी की जगह वीयूजी, जीयूजी आ गया। ठीक है, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो अगर देखो सीटीटी भी दे रखा है, जीए मतलब भाई आगे एडवांस, अगर क्या पता उन्होंने तुम्हारा पेपर थोड़ा सा हार्ड करने के लिए, क्योंकि भाई उनके अकॉर्डिंग तो तुम पूरा बुक पढ़ कर आए हो ना, अभी तो हम एक एक चैप्टर पे कर रहे हैं। आगे चैप्टर में ये भी बताया हुआ है कि जीएजी के अलावा जीएए भी होगा, तो भी वो क्या करेगा बेटा, ग्लूटामिक एसिड के लिए ही ट्रांसक्रिप्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने, नेक्स्ट जो है हमारी बीमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कैसी, थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होने की वजह से इसमें देखा गया है कि ये किसके वजह से होती है, म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ 4 जीन्स। मतलब वहां पे तो चलो एक ही बेस पेयर पे म्यूटेशन हो रहा था, एक ही बेस पेयर, बेस की दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे बोल रहा है कि पूरा एक या एक से ज्यादा मोर ऑफ 4 जीन्स, मतलब 1 से 4 जीन्स का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है ना, लॉस। ठीक है, अब इतने सारे जीन्स का लॉस होने की वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एब नॉर्मल हीमो, ये भी हीमोग्लोबिन की दिक्कत है। तो हीमोग्लोबिन की दो दिक्कत हो गई, एक तो सिकल सेल एनीमिया और एक थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा, वहां पे केवल अगर सिकल सेल में क्या है डिफरेंस देख लो, सिकल सेल में केवल एक बेस पेयर में दिक्कत आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, इसमें पूरा जीन ही उड़ जा रहा है ना, जो मतलब जिसको प्रोटीन बनाना था वही खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या हो जा रहा है, उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो तुम्हारा हीमोग्लोबिन है वो बिल्कुल बिगड़ कर आएगा। वहां पे तो फिर भी थोड़ी बहुत चांसेस थी उसके सर्वाइवल की, ये वाले पेशेंट बड़े ही क्या हो जाते हैं, बेकार से। ये आप देख रहे हैं कि ये थैलेसीमिया का पेशेंट है बेटा, और ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। इसकी रेड ब्लड सेल देखो और इस पर्सन की रेड ब्लड सेल देखो, दोनों कितनी डिफरेंट है। वहां पे आप जो देख रहे हो रेड ब्लड सेल, वो कितनी स्फेरिकल गोल गोल सी इजी है ना, और हमने अभी देख लिया, मतलब ये चीज फील कर ली कि अगर ये स्फेरिकल शेप रहेगी तो वो इजिली क्या हो सकती है, मूव कर सकती है थ्रू द ब्लड वेसल। और सिक्कल सेल में जब इतनी दिक्कत हो रही थी, तो इसकी शेप देखो, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये तो और ही खतरनाक, 4 4 कोने हैं इसमें, और ये 4 4 कॉर्नर होने की वजह से तो इसका फंसना और ज्यादा क्या हो जाएगा, ये और डिस्ट्रक्टेबल है ना। तो क्या होता है थैलेसीमिया के पेशेंट को देखो, तो उसकी नोज की शेप देखो, आईज की शेप देखो, और नीचे क्या दिख रहा है तुम्हें, अंडर आईज के नीचे ब्लैकनेस दिख रही है। ठीक है, लिप्स देखो, ये सब तो मतलब उस एनिमिक रहता है ये पेशेंट। ठीक है, और ऊपर से इसको बहुत ज्यादा मतलब ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सबको नहीं मिलेगा टिश्यूज को उतना प्रॉपरली, तो हमेशा थका रहेगा। ठीक है, इसको मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, जितनी भी, अब ब्लड तो हर जगह पहुंचना चाहिए ना सही से, तभी ब्लड फंक्शन, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, सॉरी मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज थैलीसीमिया में देखने को मिलता है हमें। ये कैसी बीमारी, ऑटोसोमल रिसेसिव। इस बच्चे का चेहरा याद रखोगे तो तुमको याद आ जाएगा कि क्या है, थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ब्लड डिसऑर्डर है, ब्लड डिसऑर्डर है बेटा। इसमें क्या हो रहा है, पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है खराब हो चुकी है ना। स्ट्रक्चरली क्या हो गया है, हीमोग्लोबिन में फॉल्ट आ गया है काफी ज्यादा।
तो बेटा इसमें जो हो ना आपकी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन, यानी हीमोग्लोबिन जिस प्रोटीन से बनने वाला था उसकी क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है ना। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोटीन रिड्यूसेस, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो नॉर्मल इंसान है इसमें जो अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन है वो अगर 100% है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक है, अच्छा है, तो जितना भी उसकी जितने भी आरबीसीज बननी है वो प्रॉपर हेल्दी बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या कहते हैं यही थैलेसीमिया के पेशेंट की बात करूं, तो थैलेसीमिया की जो पेशेंट है इसके पास क्योंकि वो जीन नहीं है अब, ठीक है, अभी बात करेंगे कौन सा जीन नहीं है किस जगह, वो कंपैरिजन में तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है। क्योंकि अब वो जीन नहीं है कौन सा जो कि हीमोग्लोबिन बनाने वाला था, हमें ये तो पता चल गया कि हीमोग्लोबिन दो उसके दो चेन होती हैं पॉलीमर की, ठीक है। तो अब वो पॉलीमर चेन्स बन नहीं रही हैं ठीक से, तो वो जब ठीक से नहीं बन रही हैं बेटा, तो हीमोग्लोबिन जो प्रोडक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मान लो इस पेशेंट में 50% to 60% एज्यूम करना है ना, एज्यूम करो कि 50 to 60% क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है बेटा, है ना। 50 to 60% ही मतलब इसके पास रहता है। तो इसमें जब हीमोग्लोबिन, और तुमने ब्लड टेस्ट अपने तो सबने कराए होंगे, खूब कराए होंगे, है ना। तो तुम लोग ये चीज़ तो जानते ही हो कि हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब क्या होता है ना, रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन नीड लीड्स टू अनीमिया, है ना। तो इस पेशेंट को अनीमिया होता है। तो जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि देखो पेनलेस दिखाई दे रही है इस बच्चे के मुंह पे ना, कितना ज़्यादा स्वेलिंग और पेनलेस दिखाई दे रही है, तो वो केवल इसी वजह से है क्योंकि ये अब पेशेंट एनीमिक हो जाएगा। और एनीमिया होने की वजह से बहुत सारे बेटा क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिल सकते हैं, पेन वगैरह, है ना। लेथार्जिक हमेशा पेशेंट को क्या रहेगा, एनर्जी लॉस सा रहेगा, उसमें कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी उसकी नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि उसके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थैलेसीमिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और किसके वजह से हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, या फिर मतलब चेंज आ जा रहा है बेस पेयर्स में या फिर बेसिस में, और या फिर डिलीशन ही हो जा रहा है किसी एक बेस पेयर का या फिर एक से ज़्यादा का, जिसके वजह से तीन या चार एक या चार जीन्स का इफेक्ट आ रहा है, लॉस आ जा रहा है कि खत्म हो जा रहे हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है, जो चेन है अल्फा बीटा चेन हीमोग्लोबिन की, वो ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो रही, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आपने अभी यहाँ पे दो हमने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में एक सिकल सेल एनीमिया देख लिया है ना, जो हमने कहा कौन सा, क्वीन विक्टोरिया की क्या कहते हैं तुम्हारे है ना, क्वीन विक्टोरिया की ब्लड लाइन यानी फैमिली लाइन में ये चीज़ भी देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये और उसमें क्या फ़र्क है थोड़ा सा ये जान लेते हैं, ठीक है। अगर मैं सिकल सेल एनीमिया की बात करूं, इसको, ठीक है, और थैलेसीमिया, ठीक है, ठीक, ठीक बेटा। इन दोनों की अगर बात करें तो देखो दोनों के लास्ट में जो सफिक्स है MIA ही आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये ब्लड रिलेटेड दोनों ही कहते हैं बेटा, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है ना, ब्लड या फिर और स्पेसिफिकली हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, ये भी क्या है सेम, ठीक। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है सिंगल बेस म्यूटेशन, है ना, किसका, GAG, है ना, यानी कि एक बेस कोई सा भी से क्या हो जा रहा है, GUG में कन्वर्ट हो रहा है एट कहाँ पे बेटा, सिक्स्थ पोजीशन पे है ये जीन, सिक्स्थ पोजीशन, अरे बीटा चेन
है ना, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि पहले तुम ये देखो कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है इसमें दो चेन होती है बेटा। दो चेन मतलब दो पॉलीमर की ग्रुपिंग होती है, दो अलग अलग पॉलीमर की ग्रुपिंग की वजह से ये क्या बनता है, आपका हीमोग्लोबिन बनता है। एक अल्फा कहलाता है, एक बीटा कहलाता है। ये अल्फा है तो ये बीटा है ना। तो जब मैं ये बीटा चेन देख रही हूँ, बीटा पॉलीमर की लंबी चेन देख रही हूँ, तो उसके 6 पोजीशन पे मुझे क्या दिख रहा है, हीमोग्लोबिन पे चेंज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या है ये बेटा, म्यूटेशन। म्यूटेशन हो गया 6 बेस का, है ना, जिससे वो क्या हो गया, ग्लूटामिन। इससे क्या बनना था, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन बनना था। ग्लूटामिक एसिड से कन्वर्ट हो जाता है ये वेलिन में, है ना। ये चीज इसमें हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि देखो थैलेसीमिया दो टाइप का होता है इस अपने रीजन से। जिस तरीके से वो क्या कर रहा है कि या तो वो अल्फा चेन पे इफेक्ट डाल सकता है या फिर वो बीटा चेन पे बेटा क्या कहते हैं अ, आपका इफेक्ट डाल सकता है। अब इसमें इफेक्ट क्या डाल रहा है कि जो क्या कह रहे हैं इसमें, म्यूटेशन है या फिर डिलीशन, है ना, म्यूटेशन या फिर डिलीशन ऑफ वन और मोर मोर ऑफ 4 जीन्स। ठीक है, इनका क्या हो रहा है, इनका म्यूटेशन या फिर डिलीशन, यहाँ केवल म्यूटेशन। ठीक है, जिसके वजह से क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच देयर इज रिडक्शन इन synthesis of synthesis of अल्फा और बीटा चेन, डिपेंडिंग ऑन द, किस बात पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके के, अब दोनों के लिए भी जीन अलग अलग होंगे, कौन से जीन पे इफेक्ट डाल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अल्फा चेन और बीटा चेन थैलेसीमिया समझा जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि म्यूटेशन और डिलीशन हो रहा है यहाँ पे एक से या फिर 4 जीन्स का। ठीक है, जो कि क्या दिखा रहे हैं बेटा, जिसके वजह से हमारी अल्फा और बीटा चेन नहीं बन पा रही है। ठीक है, अल्फा या बीटा चेन का सिंथेसिस जो प्रॉपर होना चाहिए था नहीं हो पा रहा। तो जब ये प्रॉपर नहीं होगा तो ये जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो खराब होने के साथ साथ हीमोग्लोबिन पूरी तरीके से सही नहीं होगा। यानी कि इसमें क्या चांसेस है, इसमें ज़्यादा चांसेस है बेटा कि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो उतने अमाउंट में ना बने, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रॉपर बनने के लिए आपको अल्फा भी चाहिए बीटा भी चाहिए, पर यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे जस्ट क्या देख रहे हो, मेरली एक मतलब शेप चेंजिंग, मतलब क्या हुआ है कि बस एक क्या कहते हैं, बेस का चेंज आने की वजह से बस हल्का फुल्का क्या आया है, शेप में चेंज आया है। मतलब ये अगर इतना रिलैक्स है तो ये गोल घूम जाएगा और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा, तो इसके वजह से बस चेंज आ रहा है। पर अमाउंट अगर दो, अगर एक हीमोग्लोबिन में दो चेन चाहिए तो दोनों चेन प्रेजेंट है, तो इससे हीमोग्लोबिन जितना बनना चाहिए था उतना बनेगा ही बनेगा, बस स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी जो है वो खराब हो जाएगा इसके वजह से। जबकि इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी कि नंबर ऑफ आरबीसीज भी कम हो जाएंगी क्योंकि हीमोग्लोबिन उतना नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं कि जो सिकल सेल है ना, ये क्वालिटी वाइज बेकार चीज है ना, क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, ऑल्टर्स। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन, चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी, है ना, कि भाई जिस तरीके की स्फेरिकल शेप होनी चाहिए, है ना, क्या हो रहा है इसमें, स्फेरिकल शेप से, स्फेरिकल से बेटा सिकल में चेंज हो रहा है ना, सिकल सेल में चेंज हो जा रहा है। तो ये क्या है, क्वालिटी की बात है। यहाँ पे बात हो रही क्वांटिटी की, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूसेस, reduces due to which quantity due to which hemoglobin
द पर्सन इज एनेमिक, बहुत ज्यादा एनेमिक होगा ये पर्सन। ठीक है, एनेमिक ये भी होगा पर बहुत ज्यादा ये होगा एनेमिक। ठीक है, प्लस क्या है यहाँ पे, शेप में भी चेंज, प्लस शेप डिसऑर्डर भी है ये आरबीसी का, है ना। अब चाहे तुम डिलीट करके शेप चेंज कर दो, चाहे इसको इसके स्ट्रक्चर में चेंज करके क्या कहते हैं, चेन, हीमोग्लोबिन के चेन को चेंज कर दो, तो आपके आरबीसी में भी शेप के चेंजेस को देख सकते हैं आप। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ अब देखो ये जो बीमारी है आपके सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, अब हम हर जगह क्या पढ़ रहे हैं कि क्या है बेटा, कि इसके लिए आपके जीन्स होने चाहिए, है ना। कोई भी बीमारी के लिए हम उसको उसके जीन्स और एलेलिक फॉर्म से देख रहे हैं। तो इसमें हमने देखा है कि ये जो है आपका, इसके जो जीन है वो HbA है, ठीक है बेटा, या फिर HbS है। ठीक है, दो ही जीन है, बीमारी वाला जीन ये है ना, डिजीज्ड जीन फॉर्म्स, या फिर एलील क्या है, HbA है, HbS है। ठीक है, HbS है डिजीज वाला जीन। ठीक है, डिजीज वाला जीन है, तो डिजीज वाला जीन है, तो अगर वो जो भी पेशेंट जिसको ये बीमारी होगी उसमें HbS और HbS प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, होमोजाइगस में HbS और HbS होगा तब जाके ये करेगा। इसमें हमने देखा क्या है, अल्फा चेन और बीटा चेन की बात करें तो सबसे पहले जो ये अल्फा चेन वाला होता है इसके लिए क्रोमोसोम 11 खराब होता है। ठीक है, क्रोमोसोम 11 के अंदर जो जीन प्रेजेंट है अल्फा चेन बनाने के लिए, उसमें दिक्कत देखने को मिली है। जबकि बीटा चेन की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम क्या कहते हैं बेटा, 16 पे देखने को मिलता है इस तरीके की दिक्कत, है ना। कि जो आपका 11 वाला है उसमें जो जीन प्रेजेंट है जो अल्फा चेन को बनाता, वहां पे म्यूटेशन या डिलीशन देखने को मिल रही है। सिमिलरली बीटा चेन के लिए हमें क्रोमोसोम 16 पे देखने को मिल रहा है। ठीक, ठीक, तो आपका जो अल्फा चेन है उसके लिए कौन कौन से जीन है बेटा, उसके लिए यही जो क्रोमोसोम, अरे क्रोमोसोम 16, सॉरी, ये क्रोमोसोम 16 है बेटा, ये क्रोमोसोम 11 है। ठीक है, ऐसे याद रखना, अल्फा ऐसे बनाते हो ना, 6 कैसे लिखते हैं, ये उल्टा 6 की तरह है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि ये किस पे होगा बेटा, क्रोमोसोम 16 पे। ठीक है, और बीटा तुम्हारा किस पे है, 11 पे। ठीक, बीटा के लिए कौन से क्रोमोसोम, यानी तुम्हारे हम सबकी बॉडी में जो बीटा चेन बनेगी हीमोग्लोबिन की, वो सबकी कहाँ पे उसके लिए जीन प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम 11 पे। और जो अल्फा चेन बनेगी उसके लिए कहाँ जीन प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम 16 पे। इसके लिए बेटा जो होता है आपके पास जीन दो फॉर्म में होता है, HbA1, HbA2। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि HbB। ठीक है, यही होता है, यहाँ पे केवल एक होता है जीन, HbB। ठीक है, क्रोमोसोम 11 पे बीटा चेन के लिए केवल HbB है, जबकि अल्फा चेन के लिए दो जीन है। ठीक है, तो अगर ये हुआ म्यूटेशन और डिलीशन हुआ, तो पूरा का पूरा सेट, और एक का नहीं हो रहा है, एक बेस पेयर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो बात कर रहे हैं कि पूरे के पूरे 4 जीन का लॉस हो सकता है, या फिर पूरे एक जीन का भी लॉस होगा। तो क्या होगा पूरा, अभी तुम आगे जब पढ़ोगे म्यूटेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो तुम जानोगे कि क्या होता है ना, कि पूरा जो क्या कहते हैं चेन होती है अमीनो एसिड के बनने की, वो पूरी चेन ही डिस्टर्ब हो जाती है। और वो जब पूरी चेन डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा कि ये बन ही नहीं पाएगा, ये इससे जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो बन ही नहीं पाएगा। तो जब ये प्रोटीन नहीं बनेगा तो अल्फा चेन नहीं बनेगी, या फिर ये हो सकता है कि इस पे बीमारी हो तो ये वाली नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है तुम्हें। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया में। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है बेटा, वो मैंने आपको सारे समझा दे। कौन सा क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, तो क्वांटिटेटिव में जिसमें जो चेन ही नहीं बना पा रहा है, तो चेन की फॉर्मेशन किस में नहीं हो रही, थैलेसीमिया में नहीं हो रही। ज्यादा सीवियर एनीमिया कौन सा है, थैलेसीमिया वाला है। ठीक है, क्वालिटी किस में खराब हो रही, क्वालिटी इसमें खराब हो रही। क्वांटिटी के हिसाब से ये लगभग ऑलमोस्ट सेम है, कि भाई इसके पास, अगर इसके पास डाटा था, मतलब जैसे कि आपने किसी एक मैन्युफैक्चरर को कहा कि 100 यूनिट्स आपको कोई
प्रोडक्ट चाहिए या 100 यूनिट्स आपको क्या कहिए नोटबुक चाहिए। ठीक है, अब उसको 100 नोटबुक बनानी थी, तो उसने 100 में से क्या किया, उसके पास कुछ मशीन खराब हुई, उसकी 100 नोटबुक बनी तो, पर 100 के 100 में से सारी एग्जैक्ट एक जैसी ना बन के कुछ कुछ दिक्कत आ गई है ना, उसकी मशीन खराब हो गई, तो मान लो उसके पेपर्स के जो लाइनिंग वगैरह थी इधर उधर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से समझो कि यहाँ पे बन तो यूनिट्स तो उतनी ही नहीं, पर क्वालिटी में इशू आ गया। पर एक मतलब सेम आपने क्या कहते हैं डाटा 100 यूनिट इसको भी बनाने को बोला, तो 100 यूनिट जब इसको बनाने के बोला, इसकी मशीन खराब हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो इसने आधी अटपटी ही क्या बना पाया, ये नोटबुक बना पाया। ठीक है, पूरी नहीं बनी, 100 यूनिट्स आपको यहाँ पे नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्वांटिटी की दिक्कत हो जाती है, यहाँ पे ये क्वालिटी की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और हमने एक और डिसऑर्डर पढ़ा था ना ब्लड का, कौन सा वाला, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा था, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, कि ब्लड से क्या नहीं हो रहा था, तो 3 डिसऑर्डर ब्लड के पढ़ लिया आपने, है ना, 3 डिसऑर्डर हो गए। और ये डिसऑर्डर कैसे, जेनेटिकल। ठीक है, कौन कौन सा, सबसे पहले हीमोफीलिया। ठीक है, फिर उसके बाद सिकल सेल। ठीक है, फिर आपने देखा सिकल सेल के बाद थैलेसीमिया। ठीक है, जो हीमोफीलिया है ये क्लॉटिंग फैक्टर के ऊपर है ना, क्लॉटिंग फैक्टर की दिक्कत आ रही है इसमें, इसमें हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये आपके तीनों डिसऑर्डर हो गए। ठीक है, तीनों किस किस तरीके थे, क्या क्या था उनका पैटर्न, वो सब दिखा दिया है ना। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव था, तो बाकी दोनों कैसे थे आपके, बाकी इसीलिए ये किस में है, ये आपके क्वीन विक्टोरिया एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी ने, क्वीन विक्टोरिया की ब्लड लाइन में है ना, इन क्वीन विक्टोरियाज ब्लड लाइन। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होगा तो ये बेटा थ्रू मतलब करेंगे तो सारे ही। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है कि इसमें मेल मतलब मेल प्रोजेनी में जो भी होगी यहाँ विक्टोरिया फैमिली की, उसमें देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है ना। हमने काफ़ी कुछ अच्छे से सब मतलब काफ़ी ज़्यादा ही पढ़ लिया है ना, एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से पढ़ ली, समझ ली, तो ये सब कुछ आपका अब इस टाइम ओवर हो गया। ठीक है, कोई डाउट अभी भी रह जाता है, कोई ऐसी दिक्कत आती है जो मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ आपको, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट जो एनसीईआरटी के मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता देना। ठीक है, अगर अच्छा लगा है, मेरे ट्रिक समझ में आए हैं, वो चैप्टर बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर चुके हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि इसी तरीके से सारे चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग बेस्ट से बेस्ट हो सके तुम्हारे लिए। ठीक है, तो हमारा जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वो और अच्छे से मैं समझाऊंगी पढ़ाऊंगी जिस भी बच्चे के लिए, डिपेंडिंग कि वो सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, बट उसका ये टॉपिक नॉलेज के पर्पज से बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर्स को अच्छे से करते रहो इसी स्ट्रीम में। ठीक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 है ना, उसको स्कीम को मत ब्रेक करना। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय फ्रॉम माय साइड, और अच्छे से पढ़ते रहो, इसी तरीके से प्रिपेयर करो, जितने भी इस चैप्टर पे आपको मिल सकते हैं PYQs उनको सॉल्व करो। बाकी हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो PYQs कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो उनको भी इसी के साथ सॉल्व करते रहो। ठीक है।